ज़्यादातर मेरे पास भी 2 बार फ़ोन आया बॉम्बे से कि आपका कुरियर है और उसमें ड्रग है और ये इस तरह। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बग़ैर वारंट के आपके घर नहीं आएगा। तो टीआई साहब बुला रहे हैं, अब डायरेक्ट एविडेंस आपके पास है तो गिरफ्तार कर लीजिए। अब उसमें आप नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और हमारी पुलिस वालों से कोई लड़ाई नहीं है, ये बहुत समझ लेना चाहिए। तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया का माइनॉरिटी स्टेटस है, वो पापा की दी हुई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी क़यादत पढ़े लोगों के साथ करें, लेकिन मेरी कोई कोशिश नहीं है अभी राज्यसभा जाने की। अजीज साथियों, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब राशिद सुहेल सिद्दीकी साहब, जो जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जबलपुर का नाम रोशन करते हैं और न्याय के क्षेत्र में, अदालतों के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में जबलपुर की पहचान है। हम आपसे आज चर्चा करेंगे उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। आज हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक युवा जिसको वकील बनना है वो राशिद सुहेल सिद्दीकी कैसे बन सकता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ़ के बारे में जो मुसलमानों में खौफ है क्या वो जायज़ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की गिरफ्तारी और पुलिस की पूछताछ और पुलिस के सामने एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज के युवा को और ख़ासकर जबलपुर के मुस्लिम समाज के युवा को क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए आज हम बात करते हैं हरदिल अजीज़, हमारे सरपरस्त, हमारे रहनुमा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे केयर टेकर और हमारे गाइड जनाब राशिद सुहेल सिद्दीकी साहब से। मैंने मॉडल स्कूल जबलपुर से पढ़ाई की है और उसके बाद फर्स्ट ईयर साइंस कॉलेज से किया, फिर रीवा यूनिवर्सिटी से मैं लॉ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और कुछ दिन मैंने सरकारी नौकरी भी की है। मैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, फिर मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी और जबलपुर को अपनी यूँ कहें कर्मभूमि बनाया और 1993 में वकालत शुरू की। रांझी में जीआईएफ के एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसाकर 14 लाख रुपए से लूट लिया गया। गोरखपुर में रहने वाले एक मजदूर को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के नाम पे इतना डराया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। गोरखपुर क्षेत्र के ही एक बिल्डर ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसकर करीब 50 लाख रुपए गंवा दिए। जबलपुर में फलते फूलते फैलते डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे बचा जाए उसके बारे में बताएं। देखिए, ये तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कोई भी एजेंसी वो आपको इस तरह फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं करेगी कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। अगर उसको आना होगा तो डायरेक्ट आएगी। अगर ज़्यादातर मेरे पास भी 2 बार फ़ोन आया बॉम्बे से कि आपका कुरियर है और उसमें ड्रग है और ये इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा भैया आप आ जाओ, घर पे आ जाओ, वारंट दिखाना, हम चलेंगे आपके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम नहीं जाएंगे ना आपसे बात करेंगे। तो वर्चुअली अवेयरनेस की कमी है। आदमी पुलिस से और कुछ पेपर वालों ने इतना माहौल बना रखा है कि बड़े बड़े आदमी अरेस्ट हो गए, ईडी ने अरेस्ट कर लिए। तो जो उसका एक इम्पैक्ट आया एक जनमानस में कि हो सकता है भाई हमारा नाम आ गया हो और हम किसी तरह किसी ने हमारे धोखे से नाम से भेज दिया हो तो हम फंस रहे हों। तो जो एक भय का वातावरण बन गया है उसका फ़ायदा ये क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बग़ैर वारंट के आपके घर नहीं आएगा और ना आपको फ़ोन पे सूचित करेगा कि आप यहाँ आ जाइए। आपको अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कहता है पुलिस वाला, या आप इवन वो वारंट की व्हाट्सएप भेज देता है, तो भी आपको यकीन नहीं करने की ज़रूरत है। उससे कहिए आप घर आ जाइए, हमें सर्व कीजिए, हमें ले चलिए, हमें कोई पैसा नहीं देना। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि 2 नंबर का पैसा दे के छूट जाएंगे, एक ये भी सोच है उसके साथ कि भाई हम फंस गए हैं, हमको छुड़ा रहा है
तो पैसा दे देते हैं। तो उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा कि हमें नहीं देना है पैसा, मतलब नहीं देना, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम पैसा क्यों दें। अक्सर ये देखने को आता है कि लोकल थाने से कभी भी कोई पुलिस वाला आम नागरिक को बुलाने आ जाता है कि थानेदार साहब पूछताछ के लिए बुलाए हैं। तो क्या लोकल थाने को और थानेदार को ये अधिकार है कि वो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे पूछताछ के लिए बुला सकता है, या फिर इसकी एक पूरी प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया को पालन किए बगैर किसी को थाने नहीं बुलाया जा सकता? तो टीआई साहब बुला रहे हैं। अब टीआई साहब की दहशत इतनी होती है पुलिस की एक आम नागरिक के मन में कि वो नहीं कह सकता कि भैया हमको नोटिस तो मिला नहीं है, हमें किस बात का बुला रहे हो। नहीं, मेरी तो राय है कि बगैर नोटिस नहीं जाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि साहब हमें किस मामले में, कौन से मामले बुलाया, हमें नोटिस दे दीजिए आप, हम आ जाएंगे। लेकिन बगैर नोटिस बुलाते हैं तो वो कभी कभी अनड्यू एडवांटेजेस के लिए भी बुला लेते हैं कि उन्हें मर्डर हुआ, 100 लोगों को बुला लिया, मर्डर एक ने किया था। तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि लोकल एडवोकेट को अपने कॉन्फिडेंस में लें, एक कानूनी सलाहकार रखें और वो कानूनी सलाहकार को पहले भेजें कि भाई 160 के नोटिस दीजिए, जो नोटिस दे रहे हैं वो दे दीजिए, उसके बाद हम आ जाएंगे। आप हमें किस पोजीशन पे बुलाना चाहते हैं तो पता लगे। एक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेंस है, डायरेक्ट एविडेंस आपके पास है तो गिरफ्तार कर लीजिए, फिर आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बुला के गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, जब आप अपराधी हैं, मान लीजिए कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस हो गया, मर्डर हो गया है मान लीजिए, तब वो टीआई साहब बुलाने आ रहे हैं या कह रहे हैं कि बुला लाओ, तो नहीं है तो आप डायरेक्ट गिरफ्तार कर लीजिए, फिर नोटिस देने की जरूरत थोड़ी है कोई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश और जबलपुर के मुसलमानों में डर और दहशत का माहौल है। इस बिल में क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में आसान भाषा में बताएं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके कुछ प्रोविज़न यकीनन नुकसानदेह हैं और उनको हटना चाहिए। जैसे कलेक्टर को जो अधिकार दे रहे हैं, जो वक्फ एक्ट में सबसे बड़ा जो हम लोगों को वक्फ बाय यूज़ था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेशन हटा रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग लीगली उसको ये होना चाहिए कि ये अमेंड नहीं होना चाहिए। कलेक्टर को जो पावर दे रहे हैं, वक्फ अल्लाह की चीज़ है और हम उसके समझ लीजिए केयर टेकर हैं या जो भी हैं, मुतवल्ली जो होते हैं। अब उसमें आप नॉन मुस्लिम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें विवादग्रस्त हैं और इसको ख़त्म होना चाहिए। जो वक्फ एक्ट प्रेजेंट है वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बाय यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। वक्फ बाय यूज़ ये होता है कि मस्जिद है, मान लीजिए कोई मस्जिद है, वो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन मस्जिद है, आदमी पढ़ रहा है नमाज, तो वक्फ बाय यूज़ हो गई, वो मस्जिद वक्फ हो गई। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान वक्फ नहीं है, कोई आदमी किसी ज़मीनों पे कब्रें बनी हुई हैं, महमूद फजल साहब का जजमेंट है उस पर, जब कब्रें बनी हैं और वो यूज़ हो रही हैं तो वो वक्फ हो गई, वो ऑटोमेटिकली डीम वक्फ है। इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सर्वे का जो लिमिटेशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसका हम लोगों का विरोध है वर्चुअली। संभल में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से वहाँ सर्वे कराया गया और जिसके बाद माहौल बिगड़ा और जिसमें कई बेगुनाहों की मौत हो गई, संभल के उस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या बोलेंगे? और कभी अगर जबलपुर में संभल जैसे हालात बने तो जबलपुर के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, आप समझते हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है और मुझे लगता है कि सर्वे वर्वे से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को का जो रिएक्शन होना चाहिए वो कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर किसी जज ने बहुत हेस्ट में डिसीज़न ले लिया कि भाई सर्वे करा दीजिए और चले गए,
और उन्होंने, वो तो गए इसीलिए थे, उनका मंशा यही थी कि उत्तेजना फैले, सांप्रदायिकता फैले, देश में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हों। तो मेरा तो नौजवानों से कहना है कि कानून को कानून की तरह लड़ना चाहिए, और हमारी पुलिस वालों से कोई लड़ाई नहीं है, ये बहुत समझ लेना चाहिए। आप अपना डायरेक्शन, और मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि जो अल्लाह का काम है वो आप अपने हाथ में नहीं लीजिए, आप अपना काम कीजिए, उसके घर की हिफाजत अल्लाह करेगा। हम लोग अल्लाह का काम खुद करने लगते हैं और अपना काम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। ये हम लोगों के फ़र्क है कि हमें अपना काम करना चाहिए और अल्लाह को अल्लाह का काम करने देना चाहिए। वो कर रहा है, वो करेगा। और बहुत लंबी लड़ाई होती है किसी चीज़ में भी, तो इमोशन में आके, और मान लीजिए किसी ने नारे लगा ली, यकीनन बहुत ख़राब बात है, निंदनीय है कि उनका जिस तरह वो गए और नारेबाजी की, उन्होंने सांप्रदायिक नारेबाजी की, जिससे हमारा नौजवान उत्तेजित हुआ। लेकिन हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए। मेरी तो यही हमेशा मंशा रहती है कि कानून को कानून की तरह लड़ना चाहिए, और सांप्रदायिकता कानून में आ गई है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आपको ये ज़रूर है कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होते हैं, कर देते हैं बात। अब उन्होंने एक दिन में कर दिया, अब उनका कहना साहब हमने तो नोटिस सर्व कर दिया था और उनके वकील को दे दिया था, वकील साहब ने नहीं दिया वहाँ मस्जिद में, ये उनका कहना है संभल वाले मैटर में। एनीवे, वो तो खैर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पर, तो रुक ही गया। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को बड़े सब्र के साथ और ओवर रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें, भारत को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो इस बात में लगी हैं कि किसी न किसी तरह इनमें हर किसी वक्त सामंजस्य ना बैठ जाए। हम लोग सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि सामंजस्य ना बैठे, इसलिए ये सारे मुद्दे उठते हैं और हम लोगों को इसको समझना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज अगर जामिया मिल्लिया का माइनॉरिटी स्टेटस बाकी है तो वो जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब की वजह से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड में जो ट्रिब्यूनल बनाई गई थी उसमें एक बहुत अहम रोल जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब का था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जबलपुर से जुड़ा एक मुसलमान था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहा। जबलपुर की तारीख से जुड़े अजीम रहनुमा और आपके वालिद साहब जस्टिस मोहम्मद सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब के बारे में हमें कुछ बताइए। वो राजीव यहाँ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जज रहे, फिर राजीव गांधी असैसिनेशन केस में सेक्रेटरी हो गए, फिर हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल बने सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद वो सबसे बड़ा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया है मुसलमानों के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। वो बहुत कम लोगों को मालूम है। उधर यूपी और केरला इस तरीके पे मालूम है, मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं मालूम। जो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माइनॉरिटी स्टेटस है वो पापा की दी हुई है, पापा ने दिया है, जस्टिस सिद्दीकी साहब ने दिया है। और उसमें अब ये हो गया था कि 100 सीटों में, जैसे मेडिकल की 100 सीट हैं तो 50% मुस्लिम ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे इंजीनियर, इतने सारे मास कम्युनिकेशन, ये मेरे फादर की देन है। और उन्होंने जो किया उसके लिए उनको खैर कौम ने बहुत, केरल या बड़ा, उन्होंने हज़ारों स्कूलों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। 10 साल रहे वो चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन, एक्ट भी उन्होंने लिखा था।
और अर्जुन सिंह साहब ने कहा कि इसका एक्ट ड्राफ्ट कीजिए जस्टिस सिद्दीकी साहब। फादर ने टीएम पाई के जजमेंट के लाइट में उसको लिखा और 10 साल रहे। 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी स्टेटस दिया। मध्य देश के लोगों में अवेयरनेस नहीं थी तो कम लोग पा पाए। सरदारों ने, यहाँ के भी सरदारों ने और क्रिश्चियनों ने, सब लोगों ने ले लिया। ये क्राइस्ट चर्च से लेके, सेंट जोसेफ से लेके, गुरु खालसा से लेके सब ने लिया। हमारी कौम के किसी आदमियों ने नहीं लिया। पता ही नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस उसके क्या फ़ायदे हैं। ये क्रिश्चियनिट कम्युनिटी जानती थी। उसने केरल के सारे स्कूल ने माइनॉरिटी स्टेटस ले रखा है। उत्तर प्रदेश में भी ये मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी जो आज़म खान साहब की, इसको माइनॉरिटी स्टेटस उनकी खुद की गवर्नमेंट ने नहीं दिया था और हमारे फादर ने उनको दिया। तो उन्होंने कौम के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो चीज़ दी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसको सुप्रीम जजमेंट ऐसा लिखा माशाल्लाह कि सुप्रीम कोर्ट तक उसको हिला नहीं पाया, उसको हिला नहीं पाया उस जजमेंट को, और एज इट इज़ रखा। तो मेरे फादर 21 साल की उम्र में यहाँ सिविल जज हो गए थे मध्य प्रदेश ग्वालियर में। गुना में फर्स्ट पोस्टिंग थी, फिर यहीं रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट में, और फिर रजिस्ट्रार जनरल रहे, फिर हाई कोर्ट जज हो गए, फिर राजीव गांधी सशस्त्र केस के सेक्रेटरी रहे, और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स उन्होंने दिए हिंदुस्तान के लिए। फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट में 8 साल रहे। तो इस तरह उनका सफ़र रहा ज़िंदगी का। माशाल्लाह दिल्ली में है इस वक्त, नोएडा में रहते हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। आपने जबलपुर को बदलते हुए बहुत करीब से देखा है। जबलपुर के मुस्लिम समाज के अंदर आप क्या पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं जो सुखद हैं और जो उम्मीद जगाते हैं कि आने वाला कल खूबसूरत है? देखिए, हमने जबलपुर में जो देखा वो बेस्ट चीज़ जो देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ने लगे। पहले इस कम्युनिटी जब मैं आया था तो बहुत कम एजुकेशन थी। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी एजुकेशन है। मैं NGO भी चलाता हूँ, मेरे चचा उसको देखते हैं। मेरे फादर के नाम का एक फाउंडेशन है, जस्टिस MS सिद्दीकी फाउंडेशन। तो वो चचा मेरे एक्टिव रहते हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी हमने PSC की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाते हैं। तो हमने देखा कि जो बच्चों में, हमारे पास इतने सारे बच्चों ने अप्रोच की, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि और लड़कियों ने ख़ासकर, तो जिस कौम की लड़कियां पढ़ जाएंगी तो वो कौम तरक्की कर ही जाती है। और मैं समझता हूँ कि जबलपुर में जो युवा है उन्होंने पढ़ा लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। मैं तो बहुत सारे वकील भी देख रहा हूँ, इंजीनियर भी देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त और अच्छा आएगा, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जो नहीं पढ़ रहे उनको पढ़ाई की तरफ रुजू करना चाहिए। मुस्लिम समाज बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों के नाम राशिद सुहेल सिद्दीकी साहब का पैगाम। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी क़यादत पढ़े लोगों के साथ करें, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। इमोशंस में आके, ये कौम बड़ी इमोशनल कौम है, इमोशंस में आके निर्णय नहीं लेना है। दिमाग से निर्णय लेना है, दिल से नहीं लेना है। तो इंशाल्लाह तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। अक्सर ये चर्चाएं उठती हैं कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, क्या हम कभी आपको राज्यसभा में देखेंगे? अब ये तो सब अल्लाह पे है। मैं तो कभी कोई पॉलिटिक्स में हमेशा कोशिश नहीं की। सो रहा था तो जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, वो तो अल्लाह की वो है, लेकिन मेरी कोई कोशिश नहीं है अभी राज्यसभा जाने की। मैं तो अपनी वकालत में खुश हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाज़ मीडिया का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, रहमानी साहब का और उनकी पूरी टीम का। और मेरी दुआएं हैं कि जिस तरह बाज़ मीडिया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर
तरक्की कर रहा है उसी तरह अपना नाम दिन पर दिन और बढ़ाए और तरक्की करे। इसी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम।